हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस चैनल पे हम लोग जो मैथ्स से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, या जो आप ये कह सकते हो कि मैथ्स में जैसे आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्थमेटिक पार्ट हो गया, सेकंड जो होगा वो एडवांस हो जाएगा। हम लोग जब भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे। और पहला टॉपिक जो हम लोग पुटअप करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। इतना मैं आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि इस टॉपिक को इस चैनल से कंप्लीट करने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या नया क्वेश्चन हो, उसको करने में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सजेशन है कि इनके जो नोट्स है उनको प्रॉपरली बनाएं। नोट्स को प्रॉपरली बनाना, उनको डेली रिविजन करना, देन आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं या त्रिकोणमिति की बात करेंगे, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो बेसिक पार्ट रहेगा, एंड सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो एडवांस पार्ट रहेगा। जो बेसिक पार्ट रहेगा उसमें से आपके ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके इस बेसिक पार्ट से आते हैं। इवन आप, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो 100% क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस बेसिक पार्ट से ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आप इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है उसकी थ्योरी कवर करेंगे। देन उसके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर है और कुछ मेजर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग एडवांस पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। और दोनों पार्ट को यदि आपने प्रॉपरली कवर किया, तो जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इवन आप ये भी समझ सकते हो कि जो बेसिक पार्ट होता है, एक्सेप्ट सीडीएस का एग्जाम जो होता है, जो सीडीएस का जो पेपर होता है जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है, उस एग्जाम को छोड़ करके यदि आपने बेसिक पार्ट को कवर कर लिया, तो किसी भी एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यदि आप एडवांस को भी कवर कर लेंगे, तो फिर आपका सीडीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड होता है, ठीक है, जो बेसिक तरीके होते हैं। एंड सेकंड जो होता है वो वैल्यू पुटिंग होता है। हमको दोनों तरीकों पे काम करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों तरीकों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, उनके अलावा और कोई तरीका नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग यदि आप उसको करते हैं, तो कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में आपको टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा। तो दोनों मेथड्स हमारे को साथ में लेकर के चलने हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले और इजीली आप इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हो उनको आसानी से कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनी है। ठीक है, ये ऐसे त्रिभुजों के लिए बनी है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, या आप उनको समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है वो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला जाए एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 बोला गया। ठीक है, एंगल बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री दे रखा है। या ये बोला गया है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के साथ में, ए बी जो है वो बी सी पर लंबवत है। तो इस तरह का जो त्रिभुज होगा वो ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा, हमेशा याद रखना 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाएगा। लेकिन जैसे आपसे पूछा जाए कि इस समकोण त्रिभुज एबीसी का परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बेस कौन सा बनेगा, लंब क्या होगा या आधार क्या होगा, तो वो ध्यान रखना जब तक एंगल मेंशन नहीं किया जाए आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते जाना। सबसे पहले जैसे हम लोग परपेंडिकुलर या लंब की बात करें, तो ध्यान रखना एंगल के ऑपोजिट साइड, जो एंगल जो भी आप लेकर के चलेंगे, ठीक है, एंगल के ऑपोजिट साइड जो बनेगी वो ध्यान रखना लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगा।
सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाए कि इसका बेस क्या बनेगा, तो ध्यान रखना बेस या आधार जो होता है वो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है। ठीक है, एंगल के जो साथ वाली जो साइड होती है वो लंब, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो लंब रहेगा, और एंगल के जो साथ वाली साइड होगी एडजेसेंट साइड जो कहलाएगी उसको ध्यान रखना हम लोग आधार बोलते हैं। और जो हाइपोटेनस जो बनेगा वो फिक्स होता है कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, यदि हम इस वाले केस के अंदर एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसके सामने की तरफ जो साइड है ए बी ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाली जो साइड है बी सी ये बेस के रूप में काम करेगी। लेकिन यदि हम लोग एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसके सामने की तरफ जो साइड जो है बी सी ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ से आप इन चीज़ों को मेंशन भी कर सकते हैं। यदि आप एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो जो इसके सामने वाली जो साइड जो है ए बी वो परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा, इसके साथ वाली साइड बी सी ये बेस या आधार हो जाएगा, और 90 के सामने की तरफ जो साइड बन रही है ए सी जो साइड बनेगी वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। ऑन द सेम टाइम यदि आप एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसके सामने की तरफ जो साइड है बी सी ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ वाली जो साइड है ए बी ये बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा, लेकिन हाइपोटेनियस या कर्ण जो है वो ए सी ही बनेगा। तो मेन चीज बेसिकली आपको याद रखना है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा, एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड जो बनेगी वो बेस हो जाएगा, और जो 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस या कर्ण हो जाएगा। और ये चीज याद रखना कि हाइपोटेनियस या कर्ण जो होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने एंगल सी के अकॉर्डिंग देखा, एंगल सी के अकॉर्डिंग भी ए सी जो था वो हाइपोटेनियस बना, और जब आपने एंगल ए के अकॉर्डिंग देखा तो भी ए सी हाइपोटेनियस बना। तो ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, कर्ण जो होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन परपेंडिकुलर या बेस वो एंगल पे डिपेंड करें। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या होता है, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो बन जाएंगे, ये बेसिकली क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो टोटल काउंटिंग वाइज 6 होते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये 6 ही क्यों होते हैं, ध्यान रखना ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि 6 ही क्यों बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, एक संपूर्ण त्रिभुज की बात करोगे, तो उसमें परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा, बेस या आधार हो जाएगा, और हाइपोटेनियस या फिर कर्ण हो जाएगा। इन तीन भुजाओं के अलावा एक त्रिभुज के अंदर और कोई साइड होती नहीं है। अब यदि हम लोग रेशियो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला रेशियो P अपॉन एच बन सकता है, दूसरा रेशियो H अपॉन पी हो सकता है, तीसरा रेशियो जो बन सकता है वो P अपॉन बी हो सकता है, चौथा रेशियो जो बन सकता है वो B अपॉन पी बन सकता है, ऐसे ही पांचवा रेशियो जो बन सकता है वो B अपॉन एच हो सकता है, और छठा जो रेशियो बनेगा वो H अपॉन बी हो सकता है। रेशियो बनाने के लिए वैसे भी हमारे को 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो यदि हम इन तीन साइड में से, ये जो तीन साइड्स हैं, इन तीन में से किन्हीं दो को पेयर करके रेशियो बनाते हैं, तो इन 6 रेशियो के अलावा और कोई रेशियो नहीं बन सकता है। और स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई थी, तो इनका जो वैल्यूज जो थी उसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखते थे, P अपॉन एच की फॉर्म में लिखा जाता था। लेकिन इनको लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर क्या किया गया, इनका नाम देना स्टार्ट किया गया। P अपॉन एच जो है इसको साइन थीटा बोला गया, H अपॉन पी जो है इसको कॉसेक थीटा बोला गया, ऐसे ही P अपॉन बी जो है इसको टेन थीटा बोला गया, B अपॉन पी जो है इसको कॉट थीटा, B अपॉन एच जो है इसको कॉस थीटा बोला गया, और H अपॉन बी जो है उसको सेक थीटा बोला गया। तो ये ध्यान रखना, बेसिक टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ये ध्यान रखना इनके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझना है बिल्कुल बेसिक से, तो सारा काम ध्यान रखना इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक फॉर्मूले पर डिपेंड करता है।
जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सबको आप इनके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले जो है इनको याद रखना, और यहाँ से और क्या क्या रिजल्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे आपने एक ट्राइंगल लिया इस तरह से, इसका ये एंगल जो है वो थीटा है, यहाँ पर 90 बोला गया है, तो इस एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड जो बनेगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके साथ वाली साइड जो बेस हो जाएगी, और 90 के सामने वाली जो साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस या कर्न हो जाएगा। तो इसका यूज करते हुए ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बनती है, जैसे आपने देखा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, पहली प्रॉपर्टी बनेगी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। कैसे प्रूव करोगे? साइन थीटा का वैल्यू जो बनता है वो पी अपॉन एच होता है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो एच अपॉन पी हो जाएगा, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी बनेगी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये भी कितना आएगा 1 आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी बनेगी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू जो आएगा वो भी कितना आएगा 1 आएगा। आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ याद रखना है, साइन और कॉसेक का गुणा करने पर, टेन और कॉट का गुणा करने पर, और इसी तरह से कॉस और सेक का गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। इन तीन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा होना चाहिए, सेम। साइन और कॉसेक के साथ जो एंगल हो गया, टेन और कॉट के साथ जो एंगल हो गया, कॉस और सेक के साथ जो एंगल हो गया, ये एंगल जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये रिलेशंस को आप बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूले हैं साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस और सेक, उन फॉर्मूला का यूज करते हुए आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे आपको बोला जाए साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक 23 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ध्यान रखना इसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि दोनों तरफ जो एंगल्स हैं वो कैसे सेम है। जैसे आपको बोला जाए टेन 47 डिग्री इंटू कॉट 47 डिग्री, इसका वैल्यू जो आएगा वो भी कितना आएगा 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो कैसे सेम है। लेकिन यदि जैसे बोला जाए कि कॉस 31 डिग्री इंटू सेक 37, इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना जो एंगल्स हो गए वो कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो बेसिक ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो तभी काम करेगी जब एंगल्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और आपको पता है इनको याद कैसे रखना है, याद इतना सा रखना है कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स होने का मतलब ये हो गया कि दो इन्वर्स नंबर का जैसे ही गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आएगा। यहाँ से और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो देखना। जैसे साइन और कॉसेक का गुणा करने पर 1 मिल रहा है, तो यहाँ से ये लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा लिख सकते हो, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखना। ठीक है, ये टोटल 6 फॉर्मूले जो है स्टार्टिंग जो यहाँ से स्टार्ट होती है उनको आपको याद रखना है, और इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखना। और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो इनके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके बेसिक फॉर्मूले वो याद रखना है। साथ में ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, टेन और कॉट दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, कॉस और सेक जो होता है वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। कंडीशन जरूर ध्यान रखना है कि एंगल जो बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो फिर आप साइन का वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, टेन का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, कॉट का वैल्यू 1 अपॉन टेन हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और सेक का जो वैल्यू बनेगा 1 अपॉन
कॉसेक हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जो चीज़ें थी उनको समझा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक समपूर्ण त्रिभुज जो बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है, वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस का जो वैल्यू बनेगा वो परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा होगा, हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होगा वो बेस से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस किसी भी समपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में से कौन बड़ा होगा, ये ध्यान रखना हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें तीनों केस पॉसिबल हैं। परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, और उससे छोटा भी हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो मैक्सिमम मिनिमम वाले जो फंक्शंस जो है उनको सीखेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखना ये बहुत हेल्प करेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक से कम क्यों होता है, उसको समझने में ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखना कि हाइपोटेनियस या कर्ण जो होता है वो लंब से ज़्यादा होता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू बेस से भी ज़्यादा होता है, लेकिन लंब या आधार में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तीनों केस यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, समकोण त्रिभुज की जैसे बात करोगे तो उसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम डायरेक्टली वहां से ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल जो बनेगा, जो त्रिभुज जो बनेगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। और इन प्रॉपर्टी के बेस पर क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, जो ऐसी वैल्यूज होती है जिन वैल्यूज को यूज करते हुए यदि आप ट्राइंगल बनाते हैं तो वो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो वो कुछ फिक्स वैल्यूज जो होती है वो क्या क्या होती है वो देखते जाना। उनको आप ट्रिपलेट्स भी कह सकते हैं। उन ट्रिपलेट्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि जो हाइपोटेनियस जो कर्ण जो बनेगा वो इन दोनों में से, दोनों जो वैल्यूज हैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज़्यादा रहेगी। और ये ध्यान रखना इसके बेसिक ट्रिपलेट होते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट जो बन जाएगा वो 3, 4 और 5 हो सकता है। देन अगला जो ट्रिपलेट बन सकता है वो 5, 12, 13 भी हो सकता है। इसी तरह से 20, 21 और 27 जो है वो भी, सॉरी 29 जो है वो भी ट्रिपलेट हो सकता है। 8, 15, 17 ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। 7, 24, 25 इनका भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। 12, 35 एंड 37 इनका एक ट्रिपलेट बन जाएगा। 9, 40 और 41 ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। और ये ध्यान रखना केवल बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही ट्रिपलेट बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन सकते हैं इन्हीं ट्रिपलेट्स का यूज करते हुए। जैसे आप क्या करना, यहाँ पर जो वैल्यूज है सबका डबल कर दो। 3 का डबल करोगे 6 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे इन वैल्यूज का ट्रिपल कर देना, 7 का ट्रिपल करोगे 21 हो जाएगा, देन उसका ट्रिपल करोगे 24 का 72 हो जाएगा, और 75। तो ध्यान रखना ये तीनों मिलकर के भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। तो आपको करना क्या होता है, ये बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको आप याद रखो। देन इनके किसी भी मल्टीपल के रूप में एग्जाम में जो ट्रिपलेट है वो आपको मिल सकता है। तो ये बेसिक ट्रिपलेट जो होता है वो हमारे को याद रखने के होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होनी चाहिए वो हाइपोटेनियस बनेगा, कर्ण बनेगा। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर या बेस कौन सा होगा वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो एंगल टू एंगल वेरी कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट जैसे समझना, जैसे आपको बोला जाए कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इस तरह से, और इसमें ये बोला गया है एंगल बी जो है वो 90 है। आपको क्या करना है, एंगल सी के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहली बात तो एंगल सी के जो सामने वाली जो साइड है ए बी, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर बनेगा। इसके साथ वाली जो साइड बनेगी बी सी, ये बेस बनेगा। जबकि 90 के जो सामने की तरफ जो साइड बनेगी ए सी, वो यहाँ पर हाइपोटेनियस बनेगा। तो यदि आप यहाँ पर जैसे वैल्यू लिखते हैं साइन सी का
तो P अपॉन एच का हम लोग यूज़ करेंगे, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू जो बन करके आएगा वो ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस सी का वैल्यू लिखेंगे तो वो बी अपॉन एच हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन में ए सी। इसी तरह से यदि आप टेन सी का वैल्यू लिखते हैं तो वो पी अपॉन बी हो जाएगा, जिसको आप पी अपॉन बी हो जाएगा, जिसको ए बी अपॉन में बी सी लिखा जा सकता है। ऐसे ही कॉट सी जो बनेगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, आप इसको वैल्यूज को फॉर्मूले के विदाउट भी लिख सकते हैं। कॉट सी का जो वैल्यू होता है वो टेन सी का उल्टा बनेगा, तो कॉट सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको वैल्यू लिखना है, सेक ऑफ सी का वैल्यू लिखना है, तो सेक ऑफ सी जो बनेगा ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो जब कॉस का उल्टा करोगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो बी सी अपॉन में, सॉरी, इसका जो वैल्यू बन जाएगा सेक ऑफ सी का वैल्यू वो कॉस सी का उल्टा कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो ए सी अपॉन में बी सी आ जाएगा। एंड फाइनली जो वैल्यू बनेगा कॉसेक सी का, इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना, जो साइन का जो वैल्यू उसका इन्वर्स कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो ए सी अपॉन में ए बी आ जाएगा। एंड यहाँ से आप ये क्लियरली समझ सकते हैं इस वाले केस में कि यदि हम लोग यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने एंगल सी के लिए लिखे हैं, यदि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यदि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये जो वैल्यूज आएगी वो डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एंगल टू एंगल वेरी करेंगे। किस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो उस एंगल के अकॉर्डिंग वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है ऐसे। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, उसमें मैंने आपको सब पॉइंट करवा दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो किन पे क्या एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या ट्रिपलेट बन सकते हैं, और साथ में जो जैसे साइन और कॉसेक जो होता है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, टेन और कॉट जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स है, कॉस और सेक जो है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स की प्रॉपर्टी तब काम करेगी जब एंगल कैसा होना चाहिए, वहाँ पर सेम होना चाहिए। यदि एंगल सेम है तो वो इन्वर्स बनेंगे, तो साइन का वैल्यू वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू वन अपॉन साइन, इस तरह से वो फॉर्मूले बन जाते हैं और उनको एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने समझा दिया। तो ये पहला पॉइंट होता है बेसिक पार्ट का। सेकंड जो पॉइंट बनेगा बेसिक थ्योरी का, वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हो जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, यदि आप नॉलेज वाइज देखते हैं तो एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक सिंपल से मैं समझा दूंगा। बेसिक पॉइंट होता है जो आपको एज ए नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला जाए 2x = 6 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू ओनली 3 ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की कोई और वैल्यू यदि आप यहाँ पर रखते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ध्यान रखना इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन यदि बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है a² + b² + 2ab। और यहाँ पर ध्यान रखना a और b जो दो वेरिएबल्स हैं उनका चाहे से आप कोई भी वैल्यू रख करके देख लेना, ये जो इक्वेशन है वो हमेशा करेक्ट रहेगी। तो बेसिकली ध्यान रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है। इक्वेशन आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई करेगी। यदि आप उस वेरिएबल की कोई और वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन यदि आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल वहां पर होगा उसकी हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है। लेकिन इक्वेशन क्या होता है, ओनली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी, केवल उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज ध्यान रखना वो सेटिस्फाई नहीं करती है। तो दोनों के एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिए।
ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली बात तो ध्यान रखना, आपको टोटल ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जो आपको याद रखनी है। इनको प्रूव कैसे करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इनको पहले याद रखना। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये कंडीशन है कि एंगल जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एंगल सेम होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, एंगल जो बनना चाहिए वो सेम बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला जाए साइन स्क्वायर 19 प्लस कॉस स्क्वायर 19, तो इसका वैल्यू ध्यान रखना 1 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो कैसा है, सेम है। ऐसे ही ध्यान रखना, जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप टेन स्क्वायर थीटा जो है इस वैल्यू को यदि आप उस तरफ लेकर के जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, जैसे इस तरह से लिखा जाए सेक स्क्वायर 47 माइनस टेन स्क्वायर 47, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोनों में वो कैसा बन रहा है, सेम। तो एंगल सेम है तो इसका वैल्यू जो बनेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरह से बोला जाए, जैसे थर्ड वाले का यदि आप यूज करते हो, कॉट स्क्वायर को उधर लेकर के जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। और यदि आपको इस तरह से लिख करके दिया जाए कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 40, तो ध्यान रखना ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि एंगल सेम होना कंपलसरी है। यदि एंगल सेम रहेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमेशा वैलिड है। एंगल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बस वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वो एंगल है, थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एवरी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। बस कंडीशन इतनी है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर हो सेम वैल्यू ध्यान रखना यहाँ पर होना चाहिए। वैल्यू सेम होना कंपलसरी है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट सेम हो, इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, इनको प्रूव कैसे किया जाता है वो चीज़ देखो। दो को मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, देन एक जो बच जाएगी उसको आप खुद से प्रूव करना। जैसे हमको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लेकर के आना है हमारे को, 1 लेकर के आना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे वो देखना। साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पी अपॉन एच हो जाएगा और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बी अपॉन एच हो जाएगा और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का यदि एलसीएम लेते हो तो वो एच स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की तरफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो वहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एच स्क्वायर रख सकते हैं, और अपॉन में जो एच स्क्वायर है वो ऐसे कैसे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू उसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। यही हमको प्रूव करना था। सेकंड जो है एक और को मैं प्रूव करके बताता हूँ। जैसे हमको ये प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर, राइट। इसका जो वैल्यू लेकर के आना है वो हमको 1 के बराबर लेकर के आना है। तो कैसे प्रूव करोगे वो देखना। सेक थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। टेन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो पी अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की तरफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। और इस वाले का यूज करते हुए यदि आप पी स्क्वायर को उधर लेकर के जाते हैं तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर भी बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल करेंगे, वैल्यू उसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये सिंपल सा ध्यान रखना, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको मैंने प्रूव करके बताया है। तीसरी जो है उसको आप प्रूव करने की कोशिश करना। और ये जितना भी मैं आपको बोलता जाऊँ कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रूव करना है,
इसको आपको डेफिनेटली खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है वो देख लो। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनते हैं, वन बाय वन उनको समझते जाना। जैसे हमने दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना प्रूव कर लिया हमने, 1। ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, साथ में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यदि हम माइनस वाले को इस तरफ रखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, तो इसका वैल्यू जो बनेगा वो 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग प्लस वाले को इधर रखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो अपॉन में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इन दोनों को याद कैसे करना है, सिंपल सा तरीका याद करने का है, यदि प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाले को उल्टा कर देंगे, और माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस वाले को उल्टा कर देंगे। जैसे सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा जो बनेगा वो सेक थीटा, यदि प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो उल्टा करेंगे माइनस वाले का, और माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर देंगे प्लस वाले का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जिस तरह से आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूव किया, फिर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इसी सेम चीज का यूज करते हुए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। वही सेम चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में, यदि प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाले को उल्टा कर देंगे, कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग मैक्सिमम केस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर याद रखना है इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे बोला जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू हमारे को दे रखा हो और 3/5। तो हैंड टू हैंड ध्यान रखना, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि प्लस वाला वैल्यू दे रखा है तो आप माइनस वाला वैल्यू लिखें, और माइनस वाली वैल्यू लिखने के लिए आपको जस्ट इन्वर्स करना है। 3/5 का इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3। जैसे आपको बोला जाए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हमारे को दे रखा हो 7/9। तो यदि हमको वैल्यू लिखना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो उसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने इस वाले वीडियो में आपको डिस्कस करवाई है। इनके प्रॉपरली नोट्स बनाना और इनको प्रॉपरली रिवाइज करते जाना। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है उसका पूरा थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक पार्ट होगा सबसे पहले उसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब कंप्लीट करने के बाद में देन हम लोग इसके थोड़े से एडवांस पार्ट के ऊपर चलेंगे। वहाँ से CDS एग्जाम के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। और यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री को एक बार यहाँ से पूरा कवर कर लिया तो जो भी कन्वेंशनल मेथड होता है या वैल्यू पुटिंग वाला तरीका हो गया, ये सब आपके इजीली कवर हो जाएंगे। और फिर आपको कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाना और प्रॉपरली जो है इनको अरेंज करना, इन चीज़ों के रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इजी है, जस्ट इतना सा है कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप इनको रिवाइज करेंगे, जितना प्रॉपरली इनको रिवाइज करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ईजी हो जाएगी और आपके लिए स्कोरिंग सेक्शन बन जाएगा ये वाला। ठीक है,
तो ऑल द बेस्ट एंड बी सेफ, हैव a nice day.